शहर से बहुत दूर नदी के किनारे किसान नगर नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उस गांव में किशोर नाम का एक गरीब आदमी रहता था। किशोर अपनी पत्नी और अपने 2 बच्चे प्रिया और साम के साथ एक टूटे फूटे मकान में रहता था। किशोर का एक छोटा सा जमीन था। वह उस जमीन पर सब्जियों की खेती करके बाजार में बेचा करता था। लेकिन किशोर की इस बार की खेती बारिश और तूफान दोनों ने नष्ट कर दिया था और इसी वजह से किशोर की इस बार का व्यापार बंद हो गया। इस बार की ठंड ने पूरे मोहल्ले में तहलका मचा दिया था। दिसंबर का महीना खत्म हो गया था और जनवरी का महीना शुरू हो गया था और इस बार के जनवरी के महीने में ठंड के साथ बारिश भी ले आया था। एक दिन धमाकेदार ठंड पड़ रही थी। पूरे गांव वाले अपने अपने घर के अंदर आग जलाकर घर के अंदर बैठे हुए थे। इस बार के ठंड और बारिश ने सबको डरा दिया था। सब लोग डरे हुए थे किशोर के घर। किशोर अपने बच्चों को सहलाते हुए कहता है, बच्चे तुम लोग मत डरो, कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी सी ही ठंड है, कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद, क्या पता कल सब कुछ ठीक हो जाए। पिताजी, मुझे बहुत ठंड लग रही है और हवा भी बहुत तेज घर के अंदर आ रही है। मुझे तो ठंड के साथ अब डर भी लग रहा है। किशोर और उसकी पत्नी दोनों अपने बच्चों को फटे हुए चादर से ओढ़ देते हैं ताकि उन लोगों को ठंड ना लगे। लेकिन ठंड इतनी थी कि फटी चादर से खत्म नहीं हो रही थी। सब लोग अपने झोपड़ी के अंदर एक कोने में बैठे हुए थे और ठंड के मारे कांप रहे थे। ऐसा ही एक दिन गुजर जाते हैं। फिर अगले सुबह ठंड ने और भी हालात बदल दिए थे। उनको लगा था कि अगले दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं। अगले दिन और भी ज्यादा ठंड पड़ रही थी और घर के अंदर तेज हवा आ रही थी। दोनों बच्चे कांपते हुए सो रहे थे और किशोर की पत्नी दोनों बच्चों की ऐसी हालत देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने पति से कहती है, अरे सुनिए, बच्चों को देखिए कैसे कांप रहे हैं। इन्हें देखकर तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। अब हमारा यह घर भी रहने लायक नहीं बचा। इस बार की ठंड और हवा ने हमारे घर की हालत और भी बिगाड़ दिया। हम अगर ऐसे ही बैठे रहे कि सब ठीक हो जाएगा तो हमारा जीना भी मुश्किल हो जाएगा। अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। मैं हार नहीं मानूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अपने बच्चों को ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकता। फिर किशोर ने घर पर रखे हुए कुछ फटे हुए चादर को अपने घर के छत पर लगाने की कोशिश की ताकि घर के अंदर हवा ना आ सके। लेकिन हवा और ठंड ने उसके सारी मेहनत पर पानी फेर दिया और वह छत के नीचे गिर जाता है। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था और दोनों बच्चे भूख से तड़प रहे थे। वह दोनों भूख से सो ही नहीं पा रहे थे। तभी एक बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे इतनी जोर से भूख लगी है कि मैं अब बैठ भी नहीं सकती। मुझे भूख के मारे चक्कर आ रहे हैं। हमने तो कल भी कुछ नहीं खाया है। पापा ने कहा था कि हमारे लिए खाने के लिए कुछ ले आएंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं लाया और भूख के साथ साथ अब ठंड भी बहुत लग रही है। बच्चों, तुम लोग चिंता मत करो। पिताजी बाजार गए हैं, आते समय खाना लेकर आएंगे। तुम लोग तब खा लेना। तुम लोगों को ठंड लग रही है तो रुको, मैं अभी और एक कंबल लेकर आती हूँ। उसके बाद राधा और एक फटा हुआ चादर लाकर दोनों को ओढ़ती है ताकि उन लोगों को ज्यादा ठंड ना लगे। उसके बाद किशोर कुछ लकड़ियाँ और खाने के लिए कुछ चीजें लाने के लिए जाता है। तेज हवा के साथ ठंड बहुत पड़ रही थी। वह हवा के कारण चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन मजबूरी के कारण उसे जाना ही पड़ा। अगर वह नहीं जाएगा तो उसके बच्चे घर में भूख से तड़पते रहेंगे। इसीलिए वह अपने बच्चों के पेट भरने के लिए कुछ लाने जाता है और जाते हुए कहने लगता है, हे भगवान, हमारी कुछ मदद कर दो। हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे दोनों बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। आप ही कुछ मदद कर दीजिए, कोई रास्ता निकाल दीजिए ताकि मैं दोनों बच्चों के पेट भर सकूं। ठंड के साथ साथ अब तेज हवा चल रही है। ऐसे वक्त पर मुझे कौन काम देगा और कोई मुझे मुफ्त में खाना भी नहीं देगा। उसके बाद वह जैसे तैसे करके जंगल से कुछ लकड़ियां लेकर आता है और सोचने लगता है, और कोई मुझे मुफ्त में खाना भी नहीं देगा। मैं सेठ के वहां जाता हूँ और उन्हीं से ही कुछ मदद मांगता हूँ। शायद वही मेरी कुछ मदद कर दे और मेरे बच्चों के पेट भरने के लिए कुछ दे दे। उसके बाद वह सेठ के वहां जाता है। वह ठंड के मारे चल नहीं पा रहा था, लेकिन
वह जैसे तैसे करके सेठ के घर पहुंच जाता है और किशोर ठंड के मारे कांप रहा था। और किशोर कांपते हुए सेठ से कहता है, सेठ जी मेरी मदद कर दीजिए, मेरे बच्चे घर पर भूख से तड़प रहे हैं, मुझे कुछ खाने के लिए अनाज दे दीजिए ताकि मैं अपने बच्चों का पेट भर सकूं। तभी सेठ किशोर को बेइज्जत करके कहता है, तुम लोग गरीबों की हालात कभी भी ठीक नहीं होती। अगर खाने के लिए कुछ नहीं हो तो भीख मांगने के लिए आ जाते हैं। तुम लोगों को शर्म नहीं आती भीख मांगते हुए? मैं तुझे खाने के लिए फ्री में कुछ नहीं दे सकता। जब तू काम पर आएगा तब ले जाना। अब यहाँ से जा, मेरे पास कुछ नहीं है, अगर होगा तो भी मैं नहीं दे सकता। सेठ की बात सुनकर किशोर अंदर ही अंदर रो रहा था। वह सेठ के सामने कुछ नहीं कह पाता और सेठ के वहाँ से चुपचाप चला जाता है। तेज बारिश और ठंड ने उसे बीमार बना दिया था और वह जाते हुए कहता है, सेठ तो एक नंबर का हरामी इंसान है, उसे सिर्फ गरीबों की बेइज्जत करना आता है। अगर वह कुछ मेरी मदद कर देता तो वह मर तो नहीं जाता। इस दुनिया में कैसे लोग हैं, गरीबों की हालत देखकर भी उन्हें तरस नहीं आता। जब वह घर पहुंचता है तब वह उन लकड़ियों से आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन जो वह जंगल से लाया था वह लकड़ी बारिश के वजह से भीगे हुए थे, इसीलिए आग नहीं जल रही थी। कुछ देर कोशिश करने के बाद आग जल जाती है, लेकिन अब किशोर की तबीयत बिगड़ गई थी। ठंड और भूख ने किशोर की हालत को बिगाड़ दिया था। हे भगवान, आपकी तबीयत तो बहुत बिगड़ गई है। ये सब ठंड और भूख की वजह से हो रही है। आप जल्दी से इस आग के पास बैठ जाइए, नहीं तो आपकी तबीयत और भी बिगड़ जाएगी। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वह एक मंदिर के वहां जाती है। तभी उसे मंदिर में एक बाबा बैठे हुए थे। वह बाबा किशोर की पत्नी को देखकर कहते हैं, अरे बेटा, तुम इतनी ठंड में यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे बाबा, क्या ही बताऊं, हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पति और मेरे 2 बच्चे ठंड से लड़ रहे हैं और भूख से भी। हमारे घर में खाने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा। मेरे दोनों बच्चे ही भूखे हैं और ठंड की वजह से मेरे पति की हालत खराब है। राधा की ऐसी हालत देखकर बाबा उसकी थोड़ी मदद करते हैं और उसे खाने के लिए कुछ दे देते हैं। उसके बाद राधा खाना लेकर अपने घर चली जाती है। कुछ दिनों बाद अब किशोर की तबीयत थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगती है, लेकिन अब जनवरी का महीना आ गया था और अगले दिन तूफान और ठंड ने गांव वालों को और भी डरा दिया था। धमाकेदार ठंड पड़ रही थी और ठंड के साथ अब बारिश भी थोड़ी थोड़ी हो रही थी। अब पहले से भी ज्यादा घर के अंदर हवा आने लगी। ठंड के कारण किशोर पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया। राधा ने जैसे तैसे करके घर के टूटे हुए जगह पर चादर बिछा दिया ताकि घर के अंदर हवा ना आ सके। इस ठंड से किशोर की पत्नी बहुत डर जाती है और कहती है, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ठंड दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। मेरे पति की हालत और भी बिगड़ती ही जा रही है और सब भूख से तड़प रहे हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे मदद लूं? अब हमारी कोई मदद भी नहीं करेगा। हे भगवान, आप ही हमें कोई रास्ता दिखाइए। हम गरीबों की मदद कीजिए। अगले दिन सुबह, मेरे बच्चों, तुम लोग अपना और अपने पिता का ख्याल रखना और इस ठंड से बिल्कुल भी मत देरना। मैंने आग जलाकर रख दी है, तुम दोनों वहीं पर ही बाबा के साथ बैठे रहना। मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। अब तुम दोनों जाओ, आग के पास बैठो। बाहर बहुत ठंड है, नहीं तो तुम दोनों भी बीमार पड़ जाओगे। उसके बाद राधा घर के बाहर चली जाती है। ठंड और हवा इतनी तेज थी कि चलना भी अब मुश्किल हो रहा था। ठंड के मारे किशोर की पत्नी कांप रही थी, लेकिन मजबूरी में उसे यह सब करना पड़ रहा था। ठंड भी सहन करना पड़ रहा था। अगर वह काम पर नहीं जाएगी तो वह सब लोग भूखे ही मर जाएंगे। अब रात होने लगी। किशोर की पत्नी घरों घरों में जाकर मदद मांगती है। अरे कोई तो मेरी मदद करो, घर में मेरे पति और मेरे बच्चे भूखे पड़े हुए हैं। कोई तो बाहर आकर मेरी मदद करो। लेकिन कोई भी किशोर की पत्नी की मदद नहीं करती। वह बहुत ही रोती है।
कि अब उसके बच्चे क्या खाएंगे। ऐसा सोचकर वह रास्ते के किनारे बैठ जाती है और सोचने लगती है, हे भगवान, आज मेरी मदद कोई नहीं कर रहा। इस दुनिया में भला इंसान नहीं रहा, सब लोग मतलबी इंसान हैं। अब मैं क्या करूं? घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, पति भी बहुत बीमार है। मैं मेरे परिवार को ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकती। वह ऐसा सोच ही रही थी, तभी वहां से एक गाड़ी जाती है और गाड़ी में बैठे हुए लोगों ने रास्ते के किनारे कुछ कचरा फेंक कर चले गए। तभी वह उस कचरे के पास जाती है और वह उस कचरे को खोल कर देखती है। तब उसे कचरे के अंदर कुछ खाए हुए पराठे मिलते हैं। राधा उन खाए हुए पराठे को देखकर सोचती है, हे भगवान, कैसे दिन आ गए हैं। अब फेंके हुए खाना भी खाना पड़ रहा है। अगर मैं आज इसे नहीं ले गई तो मेरे बच्चे और पति भूख से मर जाएंगे। मैं आज यही ले जाती हूँ, इससे हमारा पेट तो भर जाएगा। उसके बाद किशोर की पत्नी फेंके हुए पराठे को घर ले जाती है और घर जाकर उन पराठे को बच्चों और अपने पति को दे देती है और सब पराठे को खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह किशोर की पत्नी अपने बच्चों को और अपने पति को घर छोड़कर मंदिर की ओर चली जाती है और राधा गिड़गिड़ाते हुए रोते हुए पंडित जी से कहती है, अरे बाबा, मेरी मदद कीजिए। मैं कुछ फूल बेचकर पैसे कमाना चाहती हूँ। मेरे घर में सब लोग भूखे पड़े हुए हैं। हमारे घर की हालत बहुत खराब है। क्या मैं इस मंदिर के बाहर बैठकर फूल बेच सकती हूँ? हाँ ठीक है बेटी, तुम यहाँ फूल बेच सकती हो। तुम जितने दिन चाहे यहाँ पर फूल बेच सकती हो। मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। एक दिन मेरा भी परिवार ऐसे ही हालत में था, इसीलिए मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। तुम जितना चाहो यहाँ पर फूल बेच सकती हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। तुम सिर्फ अपना परिवार का अच्छे से ख्याल रखना। भगवान तुम्हें जरूर देखना एक दिन सफल बनाएंगे। इसके बाद अगले दिन किशोर की पत्नी फूल बेचने के लिए मंदिर के बाहर बैठ जाती है। ठंड और हवा के बीच भी वह फूल बेचने लगी। इतने ठंड में भी उसने हिम्मत नहीं हारी और देखते ही देखते उसके पास भीड़ जमा हो जाती है। किशोर की पत्नी फूल बेचकर अच्छा खासा कमाने लगती है। कमाई होते ही वह अपने घर की मरम्मत करवा लेती है और अब किशोर भी ठीक होने लगता है। अगले दिन किशोर अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, तुमने बहुत मेहनत की। तुम्हारी वजह से ही हम अब इस मुकाम पर हैं। तुम्हारी वजह से अब हमारा घर ठीक हो गया है। अगर तुम्हारी जैसी पत्नी हर किसी को मिले तो हर किसी का भला होगा। मैं बहुत ही भाग्यवान हूँ जो मुझे तुम्हारी जैसी पत्नी मिली। मेरे रात को बहुत ठंड पड़ रही थी और जोरदार हवा भी, लेकिन अब किशोर का परिवार गरम रजाई में सो रहा था। अगर साथ देने वाला अच्छा हो तो दुनिया की हर खुशी ला सकते हैं। और कुछ दिनों बाद मौसम ठीक होने लगा और किशोर और उसकी पत्नी मिलकर एक गाय खरीदते हैं और किशोर उस गाय का दूध बेचने लगा और दूसरी तरफ राधा भी बाजार में जाकर और भी ज्यादा फूल बेचने लगी और धीरे धीरे करके दोनों ने एक बड़ा सा घर खरीद लिया और खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन किशोर के घर सेठ आया और किशोर से कहा, अरे किशोर, मुझे उस दिन के लिए माफ कर दो जो मैंने तुम्हारे साथ उस दिन बुरा बर्ताव किया था, और तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कि मुझे माफ कर दो। मेरा सारा धन दौलत चला गया। मैं अब कर्ज में डूब गया हूँ। मेरा घर सब कुछ चला गया। मेरा परिवार बहुत मुश्किल में जी रहा है। मेरी कुछ मदद कर दो ताकि मैं अपना परिवार का पेट पाल सकूं। सेठ, मैं उस दिन से आपसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन ये याद रखना समय सबका आता है। धन दौलत कब आकर चला जाता है कोई नहीं जानता, इसलिए धन का घमंड नहीं रखना चाहिए और गरीबों की मदद करनी चाहिए। उसके बाद किशोर सेठ को कुछ कंबल और खाने के लिए कुछ चीजें दे देता है और अगले साल जब ठंड आई तो वह सब लोग गर्म रजाई में सो रहे थे। किशोर और किशोर की पत्नी पुराने दिन को याद करके भावुक हो रहे थे और ऐसे ही ये कहानी खत्म हो जाती है।